हाँ, हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेते हैं, फिर से एक बार रिकैप मारते हैं। सबसे पहला मॉडल हमने किसका पढ़ा था? जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, याद है? उसके बाद उसमें कुछ कमियां थी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था कि पॉजिटिव चार्ज के शेल में ही निगेटिव चार्ज कैसे आ गया। पॉजिटिव निगेटिव तो कोलैप्स हो जाने चाहिए थे ना, ख़त्म हो जाने चाहिए थे, तो वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं करता। उसके बाद दूसरा मॉडल आया दुनिया में जिसको रदरफोर्ड का मॉडल बोलते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल भी बड़ा अच्छा मॉडल था, एक्सपेरिमेंट करके बनाया उन्होंने, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की उन्होंने, और बताया कि पूरा मास एक एटम का न्यूक्लियस के अंदर रखा रहता है। पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और अंदर में ही न्यूक्लियस में ही पूरा मास रखा होता है, बाकी पूरा एटम खोखला रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसके बाहर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ कमियां थी। कमियां ये थी कि वो मॉडल भी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ओवरऑल वो एटम का मॉडल क्या हो गया? फेल। उसको करेक्ट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए बोहर ने मॉडल बनाया। तो हम लोग रदरफोर्ड के मॉडल को स्किप करके बीच में और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किए, स्टडी किए, जो कि हमको यहाँ से आगे की जर्नी में हेल्पफुल होंगे। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा, लाइट का डुअल बिहेवियर, पहले हमने पार्टिकल नेचर पढ़ा उसका, उसके बाद हमने वेव नेचर पढ़ा। उसके बाद अब हम वापस से उसी थ्योरी पे आ रहे हैं, यानी अपनी एटम की डिस्कवरी की थ्योरी पर आ रहे हैं कि थॉमसन का मॉडल, फिर रदरफोर्ड का मॉडल, उसके बाद फिर कौन सा मॉडल आता है, तो उसके बाद बोहर का मॉडल आता है। बोहर ने ये सारी चीज़ें स्टडी की और स्टडी करके बहुत सारी चीज़ें हमको बताई, और एक नए टाइप का मॉडल उन्होंने बताया, ठीक है। उन्होंने कुछ पोस्टुलेट बनाए, और वो पोस्टुलेट मैं अभी वन बाय वन आपको बताता हूँ। यहाँ पे नोट है, आप लिखेंगे इसको। ओके, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ रदरफोर्ड के लिमिटेशन से, कि उसमें क्या कमियाँ थी जिसको ओवरकम करने के लिए बोहर का मॉडल आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको याद दिलाता हूँ। सबसे पहली चीज़, रदरफोर्ड्स के मॉडल में कमियाँ किस चीज़ की थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, है ना। उन्होंने ये बोला कि देखो भाई, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज का, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है ना, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है चारों तरफ, ठीक है, यही बोला ना। तो तुरंत उसमें काउंटर क्वेश्चन ये आता है कि जब भी कोई चीज़, मैक्सवेल का जब इक्वेशन आया, मैक्सवेल ने जब डिस्कवरी की, तो उन्होंने बताया कि कोई चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेशन समझ रहे हैं ना, आप लोग फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन का मीनिंग तो समझ रहे हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन हो गया वो, ठीक है। और वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड बदलने बस से वेलोसिटी नहीं बदलती, डायरेक्शन के बदलने से भी वेलोसिटी बदल जाती है। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 मीटर पर सेकंड, हर जगह स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, फिर भी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है, यहाँ पे इधर आ रहा है, यहाँ पे इधर आ रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ऐसे। तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है कि नहीं, भले वो 2 की स्पीड से चल रहा है। तो डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। वेलोसिटी चेंज हो रही है पर सेकंड, इसका मतलब ये कैसा मोशन हो गया? एक्सेलरेटेड मोशन। और ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, तो जब भी, मैक्सवेल का कहना है, जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, कौन सा मोशन? एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, तो उसकी एनर्जी खर्च होगी, उससे एनर्जी रेडिएट होती है, बाहर निकलती है। तो इससे भी एनर्जी बाहर निकलती है। लाइट तो हमको दिखती है बाहर आते हुए एटम से, ठीक है। तो अगर इसकी एनर्जी बाहर निकल रही है तो अपनी एनर्जी क्या होती जाएगी इसकी? कम। अगर ये वर्क करता जाएगा, एनर्जी रेडिएट करता जाएगा, तो इसकी अपनी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। एनर्जी कम होगी तो अंदर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस लगाता है निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, वो फोर्स बढ़ता जाएगा। एक बाहर फोर्स लगता है बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल, एक अंदर लगता है। तो जब बाहर और अंदर का फोर्स बराबर रहता है तब तो ये ठीक है, मैनेज होके घूमता रहता है ऑर्बिट में। लेकिन मैक्सवेल का कहना ये है कि ये चार्ज पार्टिकल है और ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, इसलिए इसकी एनर्जी बाहर निकल रही है, रेडिएट हो रही है, तो अपनी एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम हो रही है तो अंदर का फोर्स ज़्यादा होता जाएगा, तो ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। कैसे गिरेगा? तो आंसर ये ऐसे चलेगा, ओरिजिनल पाथ को छोड़ते हुए न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा, ऐसे स्पाइरल बनाते 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 अल्टीमेटली थोड़ी देर में ये क्या होगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और न्यूक्लियस में गिर गया, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में चला गया तो इतना बड़ा एटम सिकुड़ के, श्रिंक होके खत्म हो गया। माइनस चार्ज प्लस में चला गया, खत्म, प्लस माइनस। तो एटम का अस्तित्व ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन एटम खत्म तो नहीं होता, मतलब ये काम नहीं होता होगा। अब जिसने ये मॉडल बनाया था रदरफोर्ड ने, उससे पूछा मैक्सवेल ने कि बताओ भाई, अगर
इलेक्ट्रॉन चलता है और ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इससे एनर्जी बाहर निकलती है, तो इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए तो इसको गिर जाना चाहिए स्पाइरल बना के। क्यों नहीं गिरता? गिरता तो नहीं है, तो क्यों नहीं गिरता उसका जवाब दो। ठीक है, और इसका जवाब उस मॉडल के पास नहीं था, इसलिए वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन सा मॉडल, किसकी बात हो रही है, किस मॉडल की बात हो रही है? रदरफोर्ड के मॉडल की बात हो रही है। पहली चीज होगी। दूसरी चीज, ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता है इसकी एनर्जी कितनी होती है? ऑर्बिट तो बहुत सारे होते हैं, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट भी आ चुका था कि जिस रास्ते में इलेक्ट्रॉन चलता है उस पाथ, सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ये कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड बता चुके थे। ठीक है, अब जिस रास्ते में ये चलता है तो उस रास्ते में चलने के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी लगती है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, समझ रहे हैं? एनर्जी के बारे में भी रदरफोर्ड का मॉडल नहीं बताता। ठीक, दूसरा लिमिटेशन हो गया ये। तीसरा, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर रहेंगे? यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? पहले ऑर्बिट में कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे में कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर रहेगा, कैसे कैसे रहेगा, ये भी नहीं बताता वो मॉडल रदरफोर्ड का। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरी चीज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, कलर, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इतनी देर से, जिसमें हमने इतना सारा टाइम अपना दिया कि हर एटम से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम कलर से पहचानते हैं अलग अलग, समझ रहे हैं ना? तो जो भी स्पेक्ट्रम बनता है वो स्पेक्ट्रम इनके मॉडल से एक्सप्लेन नहीं होता, क्योंकि स्पेक्ट्रम तभी बनेगा, कलर तभी बनेंगे जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी शेल से दूसरे एनर्जी शेल में आएगा, जंप करके ऊपर से नीचे, तो एनर्जी बाहर निकालेगा और वही एनर्जी हम स्क्रीन में लेते हैं तो हमको क्या दिखता है? कलर दिखता है। समझ रहे हैं? यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिट का कोई खेल ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से यहाँ आया नहीं तो एनर्जी बाहर नहीं निकली, रेडिएट नहीं हुई, तो वो कलर भी नहीं बना। समझ रहे हैं? स्पेक्ट्रम नहीं बना, लाइंस वाले स्पेक्ट्रम हो या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो, किसी भी टाइप के स्पेक्ट्रम की बात यहाँ नहीं होती। तो ये वाला मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता। हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ा ना, कलर, समझ रहे हैं ना? पिछली क्लास में हमने बात किया हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में। तो रदरफोर्ड का मॉडल हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन नहीं करता कि क्यों स्पेक्ट्रम बनता है, कलर्स वाली लाइन क्यों दिखती है हमको स्क्रीन पे। समझ गए? तो ऐसे 3-4 लिमिटेशंस थे जिसको ओवरकम करने के लिए बोहर ने अपना मॉडल बनाया। अब सबसे पहले हम बोहर्स के कुछ पोस्टुलेट लेते हैं। 1913 के आसपास नील बोहर ने अपने पोस्टुलेट बनाए। नील बोहर पूरा नाम है उनका ना, इनका फोटो भी देखिएगा, बढ़िया हैंडसम आदमी थे, यंग, मस्त दिखते थे। फोटो देखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में छपा हुआ है उनका फोटो। ठीक है, 1913 में। और इन्होंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी आ चुकी थी उस समय तक, हम लोग पढ़ चुके हैं ना क्वांटम थ्योरी। पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं? कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आएगा, एनर्जी बाहर निकालेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एनर्जी। तो जो सबसे छोटी एनर्जी होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? h न्यू, याद आया? और उस छोटी एनर्जी का नाम क्या रखा उन्होंने? क्वांटा। और अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विजिबल लाइट वाली होगी, लाइट होगी, तो उस क्वांटा को हम क्या बोलेंगे? फोटोन। याद है ना? ये किसने बताया था? मैक्स प्लैंक ने, मैक्सवेल प्लैंक ने, मैक्स नाम था उनका, मैक्स प्लैंक। ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके हैं। तो प्लैंक की थ्योरी पर ही बेस्ड उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई, कुछ पोस्टुलेट बनाए। सबसे पहले पोस्टुलेट का मीनिंग समझ लीजिए। पोस्टुलेट ऐसी थ्योरी को बोलते हैं जिसके पीछे कोई सबूत नहीं होता। समझ रहे हैं? खाली हवा में तीर चलती रहती है और हम पूछेंगे कि बताओ ये बात तो कह रहे हो, इसका सबूत दो, प्रूफ दो, तो कोई प्रूफ नहीं होता। तो ऐसी थ्योरी, ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स। याद रहेगा? अगर प्रूफ होता तो ये क्या बन जाता? लॉ, नियम बन जाता साइंस में। समझ रहे हैं? कोई प्रूफ नहीं था। उन्होंने इसको कैसा, क्या कहना चाहिए, मनगढ़ंत सोच के, विचार करके, हाँ ये है कि थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन लेने के बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, ये नतीजे बनाए, ये ऑब्जर्वेशंस लिए, लेकिन इसके पीछे कोई सबूत नहीं था उनके पास, इसलिए इसका नाम क्या रखे? पोस्टुलेट्स। समझ में आ रहा है मीनिंग ऑफ पोस्टुलेट किसको बोलते हैं? ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट जिसका कोई प्रूफ नहीं होता उसको पोस्टुलेट बोलते हैं। चलिए पहला देखिए, कुछ तो पुराने मिलेंगे, कुछ नए मिलेंगे ना। हाँ, नया जो चीज़ आने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाला है। ठीक है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले इसके शुरू के 2-3 पॉइंट्स देखिए जो पहले से हम जानते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर। ये तो रदरफोर्ड ही बता गए थे कि पॉजिटिवली चार्ज और पूरा मास कहाँ रखा रहता है एटम का? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और पूरा का पूरा मास उसी में रहता है। तो हैवी पार्टिकल वही है एक एटम के अंदर। न्यूक्लियस का मास ही एटम का मास माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को क्या मानते हैं अपन? निग्लिजिबल। ठीक है, याद है?
ओके, सेकंड पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इन द सर्कुलर पाथ। ये तो रदरफोर्ड भी बता गया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, सर्कुलर पाथ में, न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये पुरानी बात हो गई यहाँ तक। ओके, यहाँ तक एग्रीमेंट था बोहर का भी। अगली चीज देखिए, देयर आर स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये चीज रदरफोर्ड नहीं बताए, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ऐसे एनर्जी शेल है, ऑर्बिट है स्टेशनरी, और ये ऑर्बिट कहीं चल के जाते नहीं है, याद रखिएगा, ठीक। ये स्टेशनरी अपनी जगह पर खड़े रहते हैं ऐसे, ठीक है, बिल्कुल सर्कुलर। समझ में आ रहा है? तो ये पहला शेल हो गया हमारा, n = 1, ये n = 2, ये n = 3, फिर ऐसे 4, फिर ऐसे 5, फिर ऐसे 6। तो न्यूक्लियस के बाहर ये ऑर्बिट होते हैं ऐसे, और ये कैसे ऑर्बिट होते हैं, स्टेशनरी एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रेस्ट पर, वो कहीं चलते फिरते नहीं है, स्टेशनरी रहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल मतलब इसका, इस रास्ते की कुछ एनर्जी होती है, इस ऑर्बिट की कुछ एनर्जी होती है, दूसरे ऑर्बिट की कुछ और एनर्जी होती है, तीसरे ऑर्बिट की कुछ और एनर्जी होती है, एनर्जी अलग अलग होती है। समझ रहे हैं? ये वाला कॉन्सेप्ट किसने बताया, बोहर ने बताया, ठीक है, कि न्यूक्लियस के बाहर एक से ज्यादा ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं। इसको आप लोग ऐसे पढ़ के आ रहे हो ना, पहला वाला शेल को क्या बोलते हो, K L M, अगला आएगा N O P, ऐसे चलता जाता है, ये पढ़ चुके हैं 10th लेवल तक। K L M N तो पहचानते हैं आप ना। हम लोग इसको आगे से SPDF बोला करेंगे, आगे से इसी चैप्टर में आगे जब हम थोड़ा पहुंचेंगे मॉडल वगैरह पढ़ने के बाद, तो फिर हम लोग इसके नए नोमेनक्लेचर करेंगे और फिर वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। ओके, देखिए, देयर आर स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मीनिंग समझ में आया? न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे एनर्जी लेवल होते हैं, स्टेशनरी यानी वो हिलते डुलते नहीं है ना, वो एक बार फिक्स हो जाते हैं। एक रास्ता फिक्स हो जाता है, उसकी एनर्जी फिक्स हो जाती है, फिर दूसरे रास्ते की एनर्जी फिक्स, तीसरे रास्ते की एनर्जी फिक्स। हर रास्ते की, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या रहती है, अलग अलग रहती है, और वो स्टेशनरी रहता है, ठीक है। विच आर स्फेरिकल, दिस आर ऑर्बिट्स। और इसका नाम पहले से ही ऑर्बिट था, इन्होंने भी ऑर्बिट बोला, ठीक है। ये जो सर्कुलर रास्ता होता है, इस रास्ते को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और इसकी अपनी एक एनर्जी होती है, हर ऑर्बिट की अलग अलग एनर्जी होती है, ठीक है। इसको एनर्जी लेवल्स बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल। पहली एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल, चौथा एनर्जी लेवल। किसी का कम होगा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ऐसे ज्यादा ज्यादा होता जाएगा एनर्जी लेवल। समझ में आया? जो सबसे नजदीक है उसकी एनर्जी का लेवल सबसे कम, ठीक है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे ज्यादा होते जाता है। एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, ऑर्बिट बढ़ाते जाओ, नए नए ऑर्बिट बनाते जाओ, एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है। समझ गए? ओके, अगली चीज देखिए। हाँ, यहां से अब बहुत मजेदार चीज आ रही है, ध्यान से समझिएगा इसको। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कॉन्स्टेंट टिल इट इज मूविंग इन वन एनर्जी शेल। बस यहीं तक देखो, ठीक है। हाँ देखो, बोहर ने ये बताया कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, बोहर ने ये बताया कि ये जो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट होते हैं, सर्कुलर पाथ, ये बड़े जादू वाले ऑर्बिट होते हैं। कैसा ऑर्बिट बोलिए मेरे साथ, जादू वाली ऑर्बिट। क्यों, कैसा जादू? जादू ये है कि जब इस रास्ते में इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसको कोई एनर्जी नहीं लगती चलने में। समझ रहे हैं? यही चीज तो रदरफोर्ड फेल हो गया बताने में ना, कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है और ये एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो इसकी एनर्जी लगातार बाहर निकलती रहती, कम होती रहती है। अपनी एनर्जी कम होगी तो अंदर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा और ये धीरे धीरे स्पाइरल करते करते न्यूक्लियस में गिर जाएगा। यही हो रहा था ना। इसी चीज का जवाब देने के लिए बोहर ने क्या बोला कि देखो भैया, इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में घूमता है तो उसको एनर्जी लगती ही नहीं है, उसकी एनर्जी खर्च ही नहीं होती। एनर्जी तो रहती है, क्योंकि जो ऑर्बिट की एनर्जी होगी वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भी होगी, तभी तो वो उस ऑर्बिट में है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी है, सपोज इस पहले ऑर्बिट में घूमने के लिए 10 जूल की एनर्जी लगती है। कितनी? पहले ऑर्बिट की एनर्जी है 10 जूल। तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास 10 जूल की एनर्जी होगी वही ना यहाँ रहेगा, जिसके पास 10 जूल नहीं होगा वो यहाँ नहीं रहेगा, सीधी सी बात। तो यहाँ एनर्जी का कुछ रिक्वायरमेंट है, उतना रिक्वायरमेंट जिस इलेक्ट्रॉन के पास मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ रह सकता है। समझ आया? ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब है कि रदरफोर्ड क्या नहीं बता पाए थे, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, उसकी एनर्जी क्या होगी। इसका जवाब भी बोहर ने बता दिया। मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। भले ये हाइपोथेटिकल है, प्रूफ नहीं है किसी भी चीज का, पॉस्टुलेट्स है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ओके, आया समझिए?
हाँ, तो नंबर 1 क्या बोला बोहर ने, ये जो ऑर्बिट है न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ वाले रास्ते, ये कैसे ऑर्बिट होते हैं, बड़े जादू वाले ऑर्बिट होते हैं। कैसा जादू, जब भी इलेक्ट्रॉन इसमें चलता है उसकी एनर्जी खर्च नहीं होती, जितनी मर्जी उतना घूमता रहे, एनर्जी खर्च ही नहीं होनी, निकलेगी ही नहीं एनर्जी। समझ रहे हैं कि नहीं। और इसी चीज को बाकी लोग क्या बोल गए थे, एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करेगा तो एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन की। और बोहर क्या बोल रहे हैं, जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इस ऑर्बिट की एक एनर्जी है, सपोज 10 जूल एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कितनी है, 10 जूल। बस 10 जूल अगर उसके पास है तो वो यहाँ रह सकता है और वो घूमता रहेगा, उसकी एनर्जी खर्च नहीं होगी, बाहर नहीं निकलेगी। तो एनर्जी अगर खर्च नहीं हो रही है तो वो क्या गिरेगा न्यूक्लियस में, बोलिए, नहीं गिरेगा, क्योंकि बाहर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल, नीचे लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स बैलेंस रहेगा, हर वक्त बैलेंस रहेगा, और हर वक्त वो सेम डिस्टेंस बना के घूमता रहेगा न्यूक्लियस से। मेरी बात आई समझ में या नहीं आई? क्यों घूमता रहेगा, क्योंकि अपनी एनर्जी उसकी कुछ खर्च ही नहीं हो रही। समझ रहे हैं, ये ऐसा ऑर्बिट होता है जादू वाला कि एक बार इलेक्ट्रॉन पहुंच बस गया वहां तो बस वो घूमता रहेगा, उसकी कोई एनर्जी ना कम होगी ना ज्यादा होगी, फिक्स हो जाती है एनर्जी। कितनी एनर्जी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, जितनी ऑर्बिट की एनर्जी होती है। आया समझ? ये इस ऑर्बिट का चमत्कार है, ऑर्बिट का कमाल है कि एक बार इलेक्ट्रॉन पहुंच बस जाए तो फिर बस वो घूमता ही रहता है, ना उसकी एनर्जी रिलीज होती है ना एब्जॉर्ब होती है, कुछ नहीं होता, जितनी है उतनी कांस्टेंट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। आया समझ में? आया ये नहीं? इसीलिए उन्होंने इस ऑर्बिट को क्या बोला, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। क्या बोला उन्होंने? ठीक है, यहां तक समझ आया? तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खर्च होती है कि नहीं, बोलिए, नहीं होती खर्च, और बस वो उसमें घूमता ही रहता है, एनर्जी एक भी लॉस नहीं होती, खर्च नहीं होती। तो लॉस नहीं होगी तो गिरेगा भी नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ एटम बरकरार हो गया, बच गया कि नहीं, बोलिए। अगर एनर्जी बाहर निकलती, एक्सेलरेटेड मोशन होता, एनर्जी बाहर निकलती तो ये गिर जाता, स्टेबिलिटी ऑफ एटम खत्म हो जाता वहीं पे। ठीक, तो इन्होंने ये बोल के कि देखो भैया, किसी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसको कोई एनर्जी नहीं लगती, जितना उसका रिक्वायरमेंट है ऑर्बिट का उतनी होती है एनर्जी, और बस वो उसी एनर्जी से चलता रहता है कंटिन्यूअसली, खर्च वर्च कुछ भी नहीं होती। तो कुछ खर्च नहीं होती तो वो घूमता ही रहेगा, गिरेगा भी नहीं, तो हमेशा ये स्टेबल रहेगा कि नहीं, एटम बना ही ना रहेगा अगर न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा इलेक्ट्रॉन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। आया यहाँ तक समझ? आया कि नहीं आया? ओके, ये वाला पॉइंट समझ आया आपको? बोलिए। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है, न घटती है न बढ़ती है। कब तक? टिल इट इज मूविंग इन वन एनर्जी शेल। जब तक वो एक एनर्जी शेल में घूमता रहता है उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, नहीं चेंज होती। ठीक है, और ये कमाल किसका है? उस ऑर्बिट का, जादू वाले ऑर्बिट का। ठीक, ओके, अगला पॉइंट देखिए। हाँ, नेक्स्ट चीज समझिए। एक इलेक्ट्रॉन या तो इस ऑर्बिट में रहेगा, यहाँ की कुछ एनर्जी है, या तो इस ऑर्बिट में रहेगा, यहाँ की कुछ अलग एनर्जी होगी, यहाँ कम एनर्जी होगी, यहाँ ज्यादा एनर्जी होगी। तो जिसके पास 10 जूल है वो यहाँ रहेगा, इधर देखो जी, जिसके पास 10 जूल है वो यहाँ रहेगा, जिसके पास 11 जूल है वो यहाँ आ जाएगा। 11 जूल वाला यहाँ नहीं रह सकता, याद रखिएगा, समझ रहे? जिसके पास 12 जूल है वो यहाँ रहेगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ रहने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। कितनी लगेगी? 12 जूल। तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास 12 जूल रहेगा वो किसके रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है? इस ऑर्बिट के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, तो वो यहाँ आ जाएगा, 12 जूल से घूमता रहेगा, गिरेगा भी नहीं। समझ आई बात? जिसके पास 11 जूल है वो इस ऑर्बिट में रहेगा, जिसके पास 10 जूल है वो इस ऑर्बिट में रहेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई। अब एक इलेक्ट्रॉन को ये अलाउ नहीं है, ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है कि तुम यहाँ घूम रहे हो, घूमते 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 थोड़ी स्पीड बढ़ जाए तो ये यहाँ आ जाए, यहाँ रहने लगे। ये ऑर्बिट है क्या यहाँ बीच में? नहीं है। ऑर्बिट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रह भी नहीं सकता, वहां मिलेगा ही नहीं, किसी कीमत में नहीं मिलेगा। समझ रहे? यहाँ रहेगा तो इससे तो एनर्जी ज्यादा रहेगी ना, जैसे ये 10 है, ये 11 है, तो यहाँ क्या रहेगा? 10.5 है ना। एक इलेक्ट्रॉन के पास 10.5 जूल की एनर्जी है तो वो 10 में नहीं रह सकता, 11 में नहीं रह सकता, क्योंकि 11 में रहने के लिए 11 जूल चाहिए, और 10 जूल वाली ऑर्बिट में रहने के लिए 10 जूल चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन के पास 10.5 जूल एनर्जी है तो वो कहाँ रहेगा? ना वो 10 में रह सकता है ना 11 में रह सकता, दोनों के बीच में रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन जब भी रहेगा हमेशा कहाँ रहेगा? हमेशा ऑर्बिट में ही रहेगा, और ऑर्बिट के लिए एनर्जी फिक्स है, कॉन्स्टेंट है। समझ आया? इसी चीज को उन्होंने ये बताया कि देखो भैया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसको कुछ एनर्जी लगती है, ठीक। अगली बार इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा?
इसके नेक्स्ट एनर्जी लेवल में, उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल में, उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल में, समझ रहे हैं। और एनर्जी का ये जो सिलसिला है ये किसके बराबर होगा, तो आंसर है उन्होंने ये कैलकुलेशन किया h/2 पाई, प्लैंक कांस्टेंट की हेल्प से बनाया, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, समझे क्या होगा, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या चीज बनेगा ये इंटीग्रल मल्टीपल, h/2 पाई, तो उन्होंने बताया एंगुलर मोमेंटम, समझ आया, क्या बताया, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। देखिए एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी, ओके। देखिए ओनली दोस ऑर्बिट्स आर परमिटेड, वही और ऑर्बिट परमिट है, यहाँ एक ऑर्बिट है, यहाँ एक ऑर्बिट है, बीच में दूसरी ऑर्बिट नहीं हो सकती। ये हम सोचें कि 10 जूल 11 जूल के बीच में 10.1 जूल, 10.2 जूल, 10.3 जूल, 10.4 जूल, ऐसे करके 10 ऑर्बिट और बना दें 10 और 11 के बीच में, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ वही ऑर्बिट परमिट है, वही ऑर्बिट अलाउ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब चले तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो, h/2 पाई, या उसका मल्टीपल हो, 1 टाइम h/2 पाई, 2 टाइम h/2 पाई, 3 टाइम h/2 पाई। ये h/2 पाई क्या चीज है, एनर्जी, समझ रहे हैं क्या चीज है ये, एनर्जी लेवल्स है। तो एक पर्टिकुलर फिक्स क्वांटिटी की एनर्जी ही होनी चाहिए, ये एनर्जी नहीं होगी तो इसका मल्टीपल होगा दूसरी एनर्जी, इसका मल्टीपल होगा तीसरा एनर्जी, इसका मल्टीपल होगा तीसरा चौथा एनर्जी लेवल। मल्टीपल का मतलब समझ रहे हैं, टेबल में आने वाला, जैसे 2 के मल्टीपल कौन कौन होते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ऐसे ना चल रहा है 2 का टेबल। तो बस यही चीज है, एक एनर्जी लेवल इसका निकाला हमने ग्राउंड स्टेट का, तो दूसरा एनर्जी लेवल कहाँ मिलेगा, 1 टाइम में ये हो गया तो इसको डबल करो, ये एनर्जी लेवल मिलेगा, 3 गुना करो ये एनर्जी लेवल मिलेगा, 4 गुना करो ये एनर्जी लेवल मिलेगा। ये समझ में आया। तो ये कैसा चलता है, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब समझ रहे हो ना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे, ये n टाइम h/2 पाई, दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ये आपको याद रखना है। ये उन्होंने कैलकुलेशन किया है, कैसे कैलकुलेट किया है वो जाने, हम लोग इसकी सपोर्ट में आगे पढ़ेंगे। डी ब्रॉगली ने भी कैलकुलेशन करके बताया था कि बोहर ने जो आपको कैलकुलेशन दिया है किस चीज का, कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी ऑर्बिट में रहेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, h/2 पाई, या उसका मल्टीपल होना चाहिए, 1 × h/2 पाई, 2 × h/2 पाई, 3 × h/2 पाई। ये बिल्कुल करेक्ट दिया है और वो उन्होंने कैलकुलेट करके भी बताया, वो आगे हम पढ़ेंगे बोहर के मॉडल के बाद। समझ आया यहाँ तक, ओके। तो जब भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जैसे इस रास्ते में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, आंसर है h/2 पाई का क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए। इस ऑर्बिट का क्राइटेरिया कितना, h/2 पाई, ये एनर्जी है ना, h/2 पाई क्या है, एनर्जी। तो हमने बोला देखो भैया इस ऑर्बिट में रहने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी, जितना इस ऑर्बिट का एनर्जी का डिमांड होगा, कितना डिमांड है, h/2 पाई। कुछ नंबर आएगा ना, h की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, 2 की वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नंबर ही आएगा। ये जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, एनर्जी। एनर्जी क्या, इस ऑर्बिट का रिक्वायरमेंट, ये क्या बताता है, देखो भैया मेरा रिक्वायरमेंट 10 जूल है, तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास 10 जूल होगी वो मेरे पास आके रह सकता है मेरे ऑर्बिट में। आया समझ के नहीं। तो इसका कितना होगा, 10 का जस्ट डबल 20 जूल, इसका कितना होगा 30 जूल, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम। समझ आया। तो बस बोहर ने बोला देखो ऐसा ही एनर्जी लेवल या ऐसा ही ऑर्बिट परमिट है जो किसके मल्टीपल में रहेगा, h/2 पाई। यानी उनका रिक्वायरमेंट कैसा होगा, समझ रहे हो एनर्जी का। मेरी बातें आ रही समझ की नहीं आ रही, जोर से बोलो, थोड़ा आ रहा है कि नहीं, जोर से आ रहा है। क्या आ रहा है पूछूं, बताना पसंद करोगे, नहीं बताना पसंद करोगे तो फिर नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा पूरा आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इसको ऐसे समझो भैया, ये एक घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है। इस घर में रहने के लिए किराया लगता है 1000 रुपया, समझ रहे। तो जिसके पास 1000 होगा वो यहाँ रह सकता है कि नहीं, बोलिए, रह सकता है। यहाँ कितना लगेगा, इसका इंटीग्रल मल्टीपल, तो ये 1 × 1000 है, तो ये 2 × 1000 होगा। 1000 को मैं किसको बोल रहा हूँ, h/2 पाई इस 1000, समझ रहे। तो अगला एनर्जी लेवल कौन सा होगा, 2 × h/2 पाई, यानी 2 × 1000। अगला एनर्जी लेवल कहाँ मिलेगा, 3 × h/2 पाई। अगला कहाँ मिलेगा, 4 × h/2 पाई। तो बीच में कोई दूसरा ऑर्बिट नहीं हो सकता, या तो h/2 पाई पे होगा, या 2 × h/2 पाई पे होगा, या 3 × h/2 पाई पे होगा, या 4 × h/2 पाई पे होगा। बीच में और कोई एनर्जी लेवल नहीं हो सकता कि भैया 1000 नहीं है, 1000 है, यहाँ 2000 लगता है, 1500 वाला कोई रूम खोज लो, 1500 आप मिलेगा ही, रूम ही नहीं है।
मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो या तो तुमको 1000 में रहना पड़ेगा, या 2000 में रहना पड़ेगा, या 3000 में रहना पड़ेगा। आप सोचो कि नहीं भाई 1000 सस्ता लग रहा है, 2000 महंगा लग रहा है, 1500 वाला कोई रूम देख लेता हूँ, रह लेता हूँ। रूम ही नहीं है, ऐसा कोई ऑर्बिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही बोहर बताना चाह रहे हैं। समझ आया कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए ओनली दोस ऑर्बिट्स आर परमिटेड, वही ऑर्बिट परमिट होंगे, या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोस ऑर्बिट ओनली, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा, सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमेगा इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कौन सी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा? h/2π को, या उसके इंटीग्रल मल्टीपल को। तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास ये वाला मोमेंटम आ जाएगा h/2π के बराबर, यानी mvr, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। याद है कि नहीं? एक ऑर्बिट, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है जिसके पास मास है, जिसके पास वेलोसिटी है, तो मास इनटू वेलोसिटी करने से क्या हो गया? मोमेंटम। ये हम फिजिक्स में भी कर चुके हैं। मोमेंटम है इसके पास, और किसी भी लीनियर क्वांटिटी को r से मल्टीप्लाई कीजिए, वो एंगुलर क्वांटिटी बन जाता है। r से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम का मतलब सिर्फ मास इनटू वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, ऐसे घूम रहा है, तो इसका मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन यानी मोमेंटम कितनी एनर्जी की क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा? तो आंसर है ऑर्बिट की एनर्जी की क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। और ऑर्बिट की एनर्जी को मैं किस लैंग्वेज में बता रहा हूं? h/2π। तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी h/2π के बराबर, और ये एनर्जी कौन बनाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। मास तो फिक्स रहता है इलेक्ट्रॉन का, उसकी स्पीड, इस ऑर्बिट में घूमने की स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे और कम हो जाएगी। तो मास और स्पीड और ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से ऑर्बिट का डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, रेडियस, समझ में आ रहा है? ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस, और ऐसे आगे और रेडियस बढ़ता जाएगा। तो ये r, ध्यान से देखो, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, v स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो फिक्स रहता है, स्पीड तो कम ज्यादा हो सकती है ना, ऑर्बिट कम ज्यादा, रेडियस भी कम ज्यादा हो सकता है अलग अलग ऑर्बिट का। तो ये रेडियस और वेलोसिटी ये कम ज्यादा होके अपने वैल्यू को, mvr की वैल्यू को इतना बना लेते हैं कि वो कितने, किसके बराबर हो जाए? h/2π, यानी रिक्वायरमेंट के बराबर पूरा हो जाए। तो जो इलेक्ट्रॉन ये काम कर लेगा वो उस ऑर्बिट में रह सकता है, वहां घूमेगा। आया कुछ कुछ मोटा मोटा हिसाब किताब की नहीं आया? या इसको किराए वाले एग्जाम्पल से समझो। देखो भैया यहाँ किराया कितना लगता है? 1000। अगले में कितना लगेगा? 2 × 1000। अगले में कितना लगेगा? 3 × 1000। बीच वाला कोई रूम अवेलेबल ही नहीं है कि 1200 का रूम मिल जाए, 1100 का मिल जाए, 1500 का मिल जाए, मिल ही नहीं सकता। 1800 का मिल जाए, नहीं मिल सकता। 1000 का मिलेगा, या सीधा 2000 का, या सीधा 3000 का। सीधा इंटीग्रल मल्टीपल चल रहा है ना, 1 × 1000, 2 × 1000, 3 × 1000, h/2π इज 1000। ठीक, अब यहाँ रहेगा कौन? जैसे 2000 के कमरे में किसी को रहना है, तो वो कैसे रहेगा? जिसके पास 2000 रुपया रहेगा, तो वो 2000 अपना बैलेंस करेगा ना भाई, बनाएगा ना। तो 2000 बनाने का तरीका क्या है? उसका मास, उसका वेलोसिटी, उसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तीनों का मल्टीप्लिकेशन मिला के कितना बन जाना चाहिए? 2000। तो अगर वो 2000 बन गया तो वो यहाँ रह सकता है। समझ में आया कुछ कुछ हिसाब किताब की नहीं? ये बात उन्होंने बोला कि सिर्फ वही ऑर्बिट होता है बाहर, वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करता है जिसका एनर्जी कितना होता है? h/2π या उसका इंटीग्रल मल्टीपल। और वही इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रह सकता है, घूम सकता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? h/2π या उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। आया ये पिक्चर थोड़ा बहुत समझ में कि नहीं? बोलिए। ओके, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है, m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, ओके। दिस n इज होल नंबर, 1 2 3, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ठीक है, h तो आप पहले ही पहचानते हो, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 10⁻34 जूल पर सेकंड। पहले कर चुके हैं हम, इसके न्यूमेरिकल्स भी बना चुके हैं। अगली चीज देखिए, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज मिनिमम। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है, यानी पहला शेल जो होता है, पहला एनर्जी लेवल जो होता है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, सबसे कम। अब सबसे कम वो नंबर लाइन इमेजिन कीजिए, उसमें पॉजिटिव वैल्यू ही नहीं होती, नेगेटिव वैल्यू भी होती है। तो नेगेटिव वैल्यू में सबसे छोटा कौन सा होता है? माइनस वाला। ठीक है, अच्छा, -5 बड़ा है कि -4 बड़ा है? -4 बड़ा है। तो निगेटिव में जो बड़े नंबर होते जाते हैं वो क्या होते जाते हैं? छोटे। उससे छोटा बड़ा होता है, उससे छोटा बड़ा होता है, उससे छोटा और बड़ा होता है। तो निगेटिव नंबर ऐसे इधर आते जाओ, कम करते जाओ, तो वो बड़ा बड़ा नंबर बनता जाता है। समझ आया? तो न्यूक्लियस के जो सबसे नजदीक होता है उसकी एनर्जी कैसी होती है? सबसे मिनिमम। और ये निगेटिव एनर्जी होती है। आगे हम इसका डेरिवेशन करेंगे एनर्जी का, तो वहां पे समझ में आएगा। तो इसकी एनर्जी कैसी होती है? बोलिए।
सबसे पहले वाले शेल की एनर्जी सबसे कम। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले शेल में रहेगा उसकी एनर्जी कैसी होगी? सबसे कम। जो दूसरे शेल में रहेगा उसकी एनर्जी इससे ज़्यादा, तीसरे शेल में रहेगा उसकी एनर्जी उससे भी ज़्यादा, चौथे शेल में रहेगा उसकी एनर्जी उससे भी ज़्यादा। ऐसे करते करते ऑर्बिट बढ़ते 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 शेल बढ़ते 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 वो वाला शेल आ जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाएगी, जीरो। अब बताओ निगेटिव से जीरो बड़ा है कि छोटा? बड़ा है ना। तो यहाँ निगेटिव एनर्जी, उससे बड़ी 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 एनर्जी, समझ रहे? ऐसे करते 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 कौन सी एनर्जी आ जाएगी? जीरो एनर्जी हो जाएगी। और जिस समय एनर्जी जीरो हो जाती है, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब जीरो हो जाती है तो वो एटम को छोड़ के बाहर चला जाता है, जीरो एनर्जी पे बाहर जाता है इलेक्ट्रॉन। समझ आया या नहीं आया? यानी ये डिस्टेंस इतना दूर हो जाता है कि फिर न्यूक्लियस उसको खींच ही नहीं पाता इलेक्ट्रॉन को, और उस समय एनर्जी का लेवल कौन सा हो जाता है? इन्फिनिटी। उस एनर्जी शेल को क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी एनर्जी शेल पे पहुंच गया, और वहां एनर्जी कितनी हो जाती है? जीरो। जीरो एनर्जी से उसको हम तोड़ के निकाल लेते हैं। आया समझ या नहीं आया? आया। उसी चीज को यहां भी मैंने लिखा है, देखो, पहली एनर्जी लेवल सबसे कम एनर्जी, उससे ज्यादा एनर्जी दूसरे ऑर्बिट का, उससे ज्यादा एनर्जी तीसरे ऑर्बिट का, चौथे ऑर्बिट का उससे ज्यादा, पांचवें ऑर्बिट का उससे ज्यादा, छठवें का उससे ज्यादा, सातवें का उससे ज्यादा, और जब एनर्जी जीरो हो जाएगी उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? जीरो। ये सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी मतलब जीरो एनर्जी। इसकी एनर्जी कितनी होती है? जीरो। ओके, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी शेल से दूसरे एनर्जी शेल में जंप करके चला जाता है, ठीक है। तो जब वो पहले ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी कितनी है? E1। ये यहां से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में चला गया, एनर्जी कितनी हो गई? E2। तो E1 E2 दोनों में बड़ा कौन छोटा कौन? E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है? E2 बड़ा है, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियस के सबसे नजदीक वाला जो ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी कम होती है, उसके बाहर वाले ऑर्बिट की उससे ज्यादा, उसके बाहर वाले ऑर्बिट की उससे ज्यादा एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये पहला एनर्जी लेवल था, यहाँ पर एनर्जी थी E1 और यहाँ से जंप करके ऊपर चला गया, उस समय एनर्जी हो गई E2। तो एनर्जी बढ़ी कि घटी इलेक्ट्रॉन की? बढ़ी। कैसे गया होगा? तो आंसर है, यहाँ पे रहने को 10 जूल लगता है, यहाँ रहने को 11 जूल लगता है, तो उसको 1 जूल एक्स्ट्रा मिला होगा तब ना वो वहाँ चला गया। वो 1 जूल एक्स्ट्रा कहाँ से मिला? बाहर से मिला। बाहर से हमने उसको गर्म किया होगा, सनलाइट मिली होगी, किसी भी फॉर्म में हीट मिला होगा, किसी भी फॉर्म में एनर्जी मिली होगी। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो कहाँ चला गया? जंप करके अगले शेल में चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी 10 से कितनी हो गई थी? 11, और यहाँ रहने के लिए 11 लगता है, इसलिए वो 11 में चला गया, ठीक है। तो वो एनर्जी कैसे निकालोगे आप? तो एनर्जी में चेंज कितना आया कैसे निकालोगे? चेंज इन एनर्जी इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। बढ़ी हुई एनर्जी माइनस कम एनर्जी, ज्यादा एनर्जी माइनस छोटी एनर्जी। समझ में आ रही बात? तो जब भी आप बाहर वाली एनर्जी से अंदर वाली एनर्जी को माइनस करोगे या ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी को माइनस करोगे, हमेशा क्या आ जाएगा? कितना चेंज आया है, यानी कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया है। समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, अगर ये यहां से वापस आ जाए यहाँ पे, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? यहाँ पर था उसके पास 11 जूल था, यहाँ आ गया, कितना होना चाहिए यहाँ रहने के लिए? 10 जूल। तो अगर वो यहाँ से यहाँ आ रहा है तो कितनी एनर्जी बाहर निकालेगा? 1 जूल। वो 1 जूल भी कैसे निकलेगा? E2 माइनस E1, 11 माइनस 10। आ रहा है अंतर समझ में? तो हमेशा आप बड़ी एनर्जी से छोटी एनर्जी को माइनस कीजिए, भले वो यहाँ से यहाँ जा रहा हो या वहाँ से यहाँ आ रहा हो, कहीं भी आ रहा हो, नीचे से ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे आ रहा हो, ये आपको बता देगा कि कितनी एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है। जितनी एनर्जी का चेंज आ रहा होगा वही एनर्जी तो बाहर निकल रही होगी, या उतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया होगा। एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी और बाहर निकलने वाली एनर्जी सेम होती है, जितनी वो एब्जॉर्ब करेगा उतनी वो रेडिएट करेगा, क्योंकि यहाँ रहने के लिए तो उसको एनर्जी लगती ही नहीं है, जितना रिक्वायरमेंट है उतने बस है उसके पास। एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा तो उसी एक्स्ट्रा एनर्जी से जंप करके ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो मान लो इसने 1 जूल एब्जॉर्ब किया, ऊपर आ गया, अब जब ऊपर से नीचे आएगा तो 1 जूल ही रेडिएट करेगा ना, तो वही 1 जूल हमको बाहर कलर बन के दिखता है, लाइट बन के दिखता है। आया समझ? ये एनर्जी लेवल्स हैं। तो हाइड्रोजन की बात अगर हम करें तो हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑर्बिट एक इलेक्ट्रॉन। उसी ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट, जिसको आप K बोलो या N = 1 मान ले, पहला एनर्जी शेल। ठीक है? आ रहा है पिक्चर समझ कि नहीं आ रहा? अभी हमको इसके दुनिया भर के कैलकुलेशंस करने हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है? नहीं तो परेशान हो जाओगे। तो ये समझ में आए जी आपको एनर्जी कैसे निकालते हैं, एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन टू रोटेट एनी ऑर्बिट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट इज व्हाट?
h/2 और इंटीग्रल मल्टीपल n इंटू h/2 तो ये कौन पूरी करवाएगा? इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम यानी क्या? मास, वेलोसिटी, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये तीनों मल्टीप्लाई होके कितना बन जाने चाहिए कि किसके बराबर हो जाइए? NH/2 के बराबर। ये जो भी बनता हो रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट के बराबर अगर ये हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम सकता है। समझे बात कि नहीं समझे? तो ये हम आगे भी यूज करेंगे। अब इसके आगे की स्टोरी समझिए। ये बोहर का पोस्टुलेट समझ में आया? तो उन्होंने मेन क्या बता दिया कि देखो भैया, न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट होते हैं वो जादू वाले ऑर्बिट होते हैं। जादू वाले मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। जितना उस ऑर्बिट का डिमांड होता है h/2 बस उतनी एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन के पास है तो वो उतनी एनर्जी से, कांस्टेंट एनर्जी से उसमें घूमता रहता है, ना उसकी एनर्जी कम होती है ना बढ़ती है। ठीक है, कांस्टेंट एनर्जी से वो घूमता रहता है और एक से ज्यादा एनर्जी लेवल होते हैं। तो एनर्जी लेवल का भी डिस्क्रिप्शन किसने बताया? बोहर ने बताया कि एनर्जी लेवल्स होते हैं अलग अलग एटम के अंदर। ठीक है, सबसे नियरेस्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? कम, उससे बाहर वाले के उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरह बढ़ता जाता है एनर्जी लेवल। और फाइनली बढ़ते बढ़ते जब इन्फिनिटी एनर्जी लेवल पे पहुंचते हैं तो एनर्जी कितनी हो जाती है? 0। और वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है एटम को छोड़ के। समझ रहे हैं? तो ये बोहर का पोस्टुलेट है, लेकिन इसके पीछे सबूत कुछ भी नहीं है। इसका भी प्रूफ मांगा गया, बताओ भाई ये कैसे बना लिए तुम? तो इसका भी सबूत उनके पास नहीं था। बाद में डी ब्रॉय आए, डी ब्रॉय ने एक्सप्रेशन बनाया और उन्होंने प्रूव करके बताया कि बोहर का ये कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। वो हम बोहर के मॉडल के बाद पढ़ेंगे। तो अब हम ये पढ़ेंगे, यही बस नहीं बताया जी बोहर ने ना, और बहुत सारी चीजें बताई। जैसे और क्या क्या बताया? और ये बताया कि ये जो ऑर्बिट है, ये इस ऑर्बिट का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना रहेगा। यानी अलग अलग ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, उसका रेडियस कितना होता है? रेडियस यानी डिस्टेंस न्यूक्लियस से। समझ रहे हैं? तो किसी ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बोहर ने कैलकुलेट करके बताया हर एटम के लिए। बेसिकली ये हाइड्रोजन के लिए बनाया जा रहा है। हाइड्रोजन के अलावा और भी कोई एटम होगा तो हम उसकी वैल्यू पुट करके एटॉमिक नंबर की उसको भी बना लेंगे। तो उन्होंने ऑर्बिट का रेडियस भी कैलकुलेट किया कि एक ऑर्बिट कितने रेडियस पर होता है, दूसरा ऑर्बिट उससे कितना दूर होगा, उसका रेडियस कितना होगा। समझ रहे हैं? अगली चीज उन्होंने ये बताया कि देखो भैया, इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी। एनर्जी, पहली ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, तीसरे की कितनी होगी, यानी हर एनर्जी शेल की एनर्जी कितनी कितनी है, ये भी कैलकुलेट करके बोहर ने बताया। ठीक है, समझ रहे हैं? हर ऑर्बिट में कितनी कितनी एनर्जी होती है, या इलेक्ट्रॉन जो उस ऑर्बिट में होगा उसके पास कितनी एनर्जी होगी। दोनों बातें एक ही है ना। जो एनर्जी ऑर्बिट की होगी वही एनर्जी वहां घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की मानी जाएगी। समझ रहे हैं? समझे कि नहीं? तो अलग अलग ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनकी एनर्जी कितनी कितनी होती है, यानी ऑर्बिट की एनर्जी कितनी कितनी होती है अलग अलग ऑर्बिट की, ये भी बोहर ने कैलकुलेट किया। अगली चीज, जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमता है तो उसके घूमने की स्पीड कितनी होती है, वेलोसिटी। और जब वो इस ऑर्बिट में घूमता है तब उसकी स्पीड कितनी होती है, इस ऑर्बिट में घूमेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच इंडिविजुअल ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी कितनी वेलोसिटी होती है, ये भी कैलकुलेट करके उसने बताया। आया समझ कि नहीं आया? दूसरी चीज ये बताया कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी ऑर्बिट से तोड़ के निकालना चाहते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी लगेगी। मैं दूसरे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन तोड़ के निकालना चाहता हूं तो मुझे कितनी एनर्जी लगेगी उसको तोड़ के निकालने में। तीसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं तो तीसरे ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी। जाहिर सी बात है, किसी में कम लगेगी, किसी में ज्यादा लगेगी, कितनी लगेगी वो भी कैलकुलेट करके बताया। ठीक है, दूसरी चीज, यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आता है, बाहर वाले एनर्जी लेवल से अंदर वाले एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है, एनर्जी बाहर निकलती है, रेडिएशन बाहर निकलता है। वो जो रेडिएशन बाहर निकलता है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जो अभी हम लोग रेडबर्ग वाले में पढ़ रहे थे। ठीक है, वो भी बोहर ने करेक्ट करके कैलकुलेट करके बताया। समझ आया यहाँ तक? ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसी के आगे फर्दर। इसी में इतना टाइम लग गया मेरे को 1 घंटा बताने में। ठीक है, मैंने इसमें इसलिए टाइम दिया क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी केमिस्ट्री का, और कोई भी टीचर इसको इस तरीके से नहीं पढ़ाता। समझ रहे हैं? जितने भी लेक्चर्स आप देखोगे यूट्यूब में या किसी भी टीचर को अटेंड करोगे, इतने डिटेल से कोई टीचर नहीं बताता। ठीक है, तो मुझे लगा कि भाई इसमें थोड़ा सा मुझे समय ज़्यादा देना चाहिए। भले ये पोस्टुलेट्स हैं, कोई सबूत नहीं है, लेकिन इसको आप डिटेल से समझिए, क्योंकि यही टॉपिक क्लास 12th फिजिक्स में आएगा 12वें नंबर के चैप्टर में, एटम में, न्यूक्लियस में, 12वें 13वें में फिर से आएगा। तो वहाँ पे फिर से हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो आपको पिक्चर थोड़ा सा क्लियर कट अभी से मालूम रहेगा, तो वहाँ ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी बोर्ड एग्जाम में। समझ गए बात? ठीक, तो मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अगली क्लास में कुछ हम लोग रीजंस लिखेंगे कि बोहर का मॉडल सक्सेस क्यों हुआ। ठीक है ना?
सक्सेसफुल क्यों हो गया, उसके पीछे कौन कौन से कारण थे, और भी मैं जितनी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि बोहर ने रेडियस भी बता दिया, वेलोसिटी भी बता दिया, एनर्जी भी बता दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बता दिया, वेवलेंथ भी बता दिया, फ्रीक्वेंसी भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो वही तो है बोहर के सक्सेस। समझ रहे हैं? कितनी लाइन होगी, कितनी लाइन मतलब समझ रहे हैं? वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन्होंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने देखा था ना, लाइमन की एक सीरीज बन रही थी पूरी, बहुत सारी लाइनें, बामर की एक पूरी सीरीज बन रही थी, उसमें बहुत सारी लाइनें थी, पास्चन की सीरीज, ब्रैकेट की सीरीज, फंड की सीरीज, सब में अलग अलग लाइन्स आ रहे थे। किस सीरीज में कितनी लाइन आएगी, लाइमन में कितनी लाइन बनती है, आपका पास्चर क्या बोलते हैं, लाइमन के बाद बामर सीरीज, बामर सीरीज में कितनी लाइन आएगी, नंबर ऑफ लाइन्स। समझ रहे हैं? 6, 5, 10 वो तो अलग है, तो ऐसे ही हम रैंडम बना दिए थे उसको ना। एक्चुअल में कितनी लाइनें बनती हैं किस सीरीज में, इसका कैलकुलेशन भी बोहर ने बनाया, बोहर ने बताया। तो ये एक ऐसा मॉडल है जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो ये सारी चीजें हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल से। हो गया ये? तो यहाँ तक आप नोट कर लें।